गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग। आज के इस सेशन के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं और वो 8 के 8 चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर के नेम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर के अंदर बताया जाता है कि आपके मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है। आप जिस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो वो किस लेवल का है, किस टाइप का है, आप वो मैनेजमेंट कर क्यों रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर सिग्निफिकेंसेस की बात करें कि मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, तो हम सिग्निफिकेंस का एक दूसरा नेम इम्पोर्टेंट से ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब हुआ कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ थिंग। कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है कि आज किया कल नहीं करेंगे, अभी ज़रूरत है फिर नहीं होगी। नहीं, मैनेजमेंट एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने अपनी चीज़ों को, अपने कामों को डन करना है। किसके साथ? अपने एम के साथ, कि हाँ आपने उस एम को, उस गोल को, उस टारगेट को कंप्लीट करना है। वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जस्ट बिकॉज कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट किसी एक सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं होता है, मैनेजमेंट बहुत से लोगों के थ्रू मिलकर होता है। अगर हम हमारे घर की भी बात करें तो हमारे घर के अंदर बहुत से लोग मिलकर हर चीज़ को मैनेज करते हैं। हमारी मम्मी का काम अलग होता है, फादर का काम अलग होता है, हमारा काम अलग होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल का काम अलग होता है, स्टाफ का अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है। तो इज़ दैट क्लियर कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं होता है, बहुत से पर्सन्स इसको मिलके कंप्लीट करते हैं। और एक इजी लैंग्वेज में बोलूं तो किसी भी चीज़ को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। बहुत से बच्चे इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलते हैं, मिला देते हैं। हाँ, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलना होता है, लेकिन इनके मीनिंग को मिक्स नहीं करना है आपने। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। आइए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मिलवाती हूँ इन दोनों वर्ड से। तो हम पहली बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की। तो देखिए, इफ़ेक्टिवनेस ध्यान देता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम की। ध्यान दीजिएगा, टाइम को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस आपका डिपेंड करेगा टाइम पे कि आपने कितने टाइम के अंदर अपने काम को पूरा किया है। टाइम का ध्यान रखना है। अगर आप ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपना काम पूरा नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आपने अपना काम इफेक्टिवली नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कहता है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने काम को कम से कम कॉस्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के साथ कंप्लीट करना है। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना है, उनका मिसयूज़ नहीं करना है, आपने उनको इस तरीके से यूज करना है कि आपका जो काम है वो बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि इसका मेन फोकस
किसका? इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिवनेस का मेन फोकस रहता है रिजल्ट पे, कि आपका रिजल्ट क्या आया। आपने किसी काम को करने का सोच तो लिया, आपने उस काम की प्लानिंग भी कर ली, आपने कंट्रोलिंग भी कर ली, एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन डिपेंड करता है आपके लास्ट एंड रिजल्ट पे कि आपके उस काम का रिजल्ट क्या निकला। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके बाद हम सेकंड चीज़ की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता है आपका कॉस्ट के ऊपर, कि आपने जो काम किया या जो प्रोजेक्ट आपने किया या जो प्रोडक्शन आपने किया उसके अंदर आपकी कॉस्ट क्या आई। ठीक है, हम सिर्फ प्रोडक्शन या कॉस्ट की बात नहीं करते हैं। चलो हम अपने स्टडी हार्स की बात करते हैं कि काम जो था वो आपने क्या करना था। मान लो आप एक एग्जांपल लेके चलो कि 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन जो था वो आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपने 150 यूनिट का प्रोडक्शन 4 दिन में कर दिया। इसका मतलब सबसे पहला रूल हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? इफेक्टिवनेस का। क्या? कि कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कि आपने अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। ओके, हमने हमारा काम 4 दिन का टास्क था, 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी दूसरा रूल हमारा पेंडिंग है। कौन सा? एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रूल कहता है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपने 150 यूनिट तो तैयार कर दी, लेकिन सोचने वाली बात थी कि आपने उसके अंदर खर्चा बढ़ा दिया। अब अगर खर्चा बढ़ा दिया ना तो वो आपका पहला रूल जो आपने डन किया है अच्छे से, वो भी आपका किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कहता है कि आपके लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया कि मीनिंग क्या था, कि किसी भी प्रोसेस को इस तरीके से कंप्लीट करो कि आपके गोल्स जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसके बाद हमने दोनों वर्ड्स के अंदर कंपैरिजन कर लिया। एक बेस्ड ऑन है टाइम पे, एक बेस्ड ऑन है कॉस्ट के ऊपर। एक के अंदर आपने रिजल्ट को देखना है, एक के अंदर आपने कॉस्ट को कंसिडर करना है कि आपकी कॉस्ट क्या रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फीचर्स की। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट हम बात करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि ये क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया, कि आप जिस काम को कर रहे हो उसके लिए जो मैनेजमेंट कर रहे हो वो मैनेजमेंट आप एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो। आपका गोल था कि आपने 12th क्लास के अंदर 90% मार्क्स लेने हैं, तो वो 90% मार्क्स लेना जो है वो आपका गोल है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपना मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, आप अपने हार्स को कैसे यूज करते हो, वो आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से रखोगे कि आपका जो टारगेट है 90% का वो आपका क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट इज कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम किसी भी काम को या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। इसके बाद सेकंड थिंग इज यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई चीज़ नहीं है कि आज कर रहे हो कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अब हो गया बाद में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। किसी भी काम को हम स्टेप्स में करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर होने के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आता है। तो सेम यही प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट का होता है। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग के अंदर जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है, हम सेकेंड के लिए आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। सो हम मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल थिंग है। इसके बाद मैं बात करती हूँ मल्टीपर्पज़ की। मल्टीपर्पज़ के अंदर इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो कई पर्पज़ से किया जाता है। इसके अंदर बहुत से डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट है वर्क के बारे में। तो वर्क के बारे में मतलब हुआ कि व्हाट इज़ टू बी डन, काम कौन सा करना है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या काम करना है। इसके बाद सेकंड आता है पीपल। अगर काम है तो डेफिनेटली उस काम को करने के लिए लोग भी चाहिए हैं आपको, और वो लोग कौन होंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपकी कंपनी में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, क्लब में, होटल में, कहीं पर भी जो काम कर रहे हैं वही लोग उस काम को पूरा करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है किसका? ऑपरेशन का। ऑपरेशंस को आप मान सकते हो काम को और लोगों को। काम को लोगों के द्वारा किया जाना ही हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फर्स्ट टेस्ट की तैयारी की एग्जाम्स में, FA1 हो गए आपके, ओके डन। FA1 के अंदर आपने जो टारगेट डिसाइड किया था कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, लो भाई आ गए। अब ये तो है नहीं कि FA1 हो गए, फर्स्ट टेस्ट हो गए, अब आगे की हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी है या कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, नहीं। मैनेजमेंट हमारा अभी भी चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। अब आपका गोल क्या होगा आगे सेकंड टेस्ट के लिए, कि हाँ फर्स्ट टेस्ट हमारे अच्छे हो गए, 10 आउट ऑफ 10 आ गए, अब बात करते हैं सेकंड की, कि सेकंड के अंदर हमने क्या अचीव करना है। सो स्टूडेंट्स, सेकंड का कंप्लीट होने के बाद इसी तरीके से आगे हाफ ईयरली आया, थर्ड टेस्ट आए, एनुअल एग्जाम आए। तो इट मीन कि जो प्रोसेस है आपका, ये जो मैनेजमेंट है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लाइफ टाइम का काम होता है आपका, रुकता नहीं है। एक चीज कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट हुई तो उससे नेक्स्ट आने दो। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोई एक सिंगल पर्सन नहीं करता है, सारे लोग मिलके करते हैं। हमारे घर की बात करें ना तो मदर हमारे सारे घर के काम करती हैं, ठीक है। फादर की बात करें तो फादर हमारे शॉप करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई अगर किसी के फादर अगर जॉब में है तो वो अपनी जॉब करते हैं। हम अगर घर में बच्चे जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है? अपने स्टडी करना, स्कूल जाना, ट्यूशन्स जाना, अपनी स्टडी करना, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारा काम क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। हम अगर किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर मैनेजर अलग होता है, ठीक है, इसके बाद में वर्कर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन है। अब भाई बच्चे बोलते हैं मैम ये डायनामिक फंक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। डायनामिक फंक्शंस का मतलब होता है चेंजेस से, कि आपके मैनेजमेंट के अंदर क्या चेंज आए हैं। सो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप बड़े होने लगते हो, आपके अंदर भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकली चेंज हो, मेंटली हो, या कैसे भी हो, आपके अंदर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। आप हमेशा के लिए एक ही मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते हो। पुराने ज़माने की बात करें तो ओल्ड टाइम में क्या होता था, जैसे कि बैंकों के अंदर कह लो या दुकान पे बइयों की बात करें तो वहाँ पर जो भी मतलब अकाउंटिंग का काम होता था वो बइयों के अंदर होता था, ठीक है। बड़ी बड़ी बइयाँ होती थी, ठीक है, उनके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। लेकिन अब आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सारा काम ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर अपनी साइट को ओपन करो, उसके अंदर डाटा चढ़ाओ और आपका काम हो गया। तो यही काम मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। जब आपने अपने वर्कर्स के काम को देखना है, ठीक है, डिमांड को देखना है, प्रोडक्शन को देखना है, वेदर को देखना है, ठीक है, पब्लिसिटी को देखना है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट के अंदर भी हमें चेंज करना पड़ता है। सो इट मीन कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, आपको दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है, अदृश्य है, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हो, ठीक है। आप इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप एक मैनेजमेंट के साथ देख रहे हो, आप इस टाइम टिके हुए हो, आपका ध्यान बना हुआ है वीडियो के ऊपर कि हाँ क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अच्छा ये पॉइंट होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, टीचर क्या बोलने वाला है, हमें क्या समझ आने वाला है ना। तो इसका मतलब कि
अभी आपको ये चीज़ें ये आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ बाद में फील होगी। कब? जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके होगे, आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा ना, तब आपको फील होगा कि हाँ मैंने इस तरीके से वीडियो को देखा, मैंने ये समझा, ये जाना, है ना। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, हम जो अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, कोई गोल डिसाइड करते हैं ना, तो उस टाइम हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो लास्ट में एंड रिजल्ट आने पे हमें फील होता है कि हमने जो मैनेजमेंट किया क्या वो सही था या नहीं था। सही था तो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम पे भी हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल हमें अचीव नहीं हुआ है तो इट मीन हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। अब वो कमी क्या रही है ये आपको दिखाई देगी, अब दिखाई देगी। अब आप उस कमी को फील कर सकोगे कि हाँ ये टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। अगर 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन 4 दिन में करना था तो वो क्यों नहीं हो पाया। लेबर की वजह से नहीं हो पाया, कॉस्ट की वजह से नहीं हो पाया, मशीनरी की वजह से नहीं हो पाया, या कौन सा वो रीजन था कि हमारा ये जो टारगेट था 150 यूनिट्स का 4 दिन में वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है लंबे टाइम तक प्रोसीजर का चलते रहना। एक काम को कर लिया तो आपका मैनेजमेंट खत्म नहीं हुआ, एक काम को कर लिया तो मैनेजमेंट खत्म नहीं हुआ, मैनेजमेंट आपका चलने वाला है। एक काम कंप्लीट हो गया ना तो ठीक है, नेक्स्ट को पकड़ो, उसके लिए मैनेजमेंट करो और उस काम को डन करो। लास्ट आता है हमारा कौन सा, बैलेंसिंग बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में को रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। जैसे आप पैरों के अंदर सिर्फ एक सॉक्स से या फिर एक शूज से काम नहीं चला सकते ना, आपको दोनों चाहिए। सेम उसी तरीके से आपको मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चाहिए हैं। तो क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड कवर करते हैं जिसका नेम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके अंदर हम एम से ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं कि हमारा क्या एम है, क्या गोल है, क्या टारगेट है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कोई भी काम हम करते हैं ना तो बिना गोल के बिना टारगेट के नहीं करते हैं। आप इस टाइम अगर ये वीडियो देखने भी बैठे हो ना तो ये वीडियो भी आप अपने नॉलेज के लिए देखने बैठे हो कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशनल। आपकी संस्था के क्या उद्देश्य हैं। आप अगर किसी चीज का प्रबंधन कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो उसका आपका क्या ऑब्जेक्ट रहेगा आपकी संस्था के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आता है इसके अंदर सर्वाइवल इन द मार्केट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंपिटिटर्स। कि आपकी कंपनी जो है जब नई नई मार्केट में लॉन्च होती है ना तो उसको मार्केट में टिके रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी कंपनी को उस टाइम पर मार्केट के अंदर बहुत से कंपटीटर्स मिलेंगे जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज को ट्राई करेंगे कि हाँ कैसे उस कंपनी को हराया जाए, कैसे उस कंपनी को पॉपुलर होने से रोका जाए। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वाइवल करने का मतलब होता है मार्केट में टिके रहना। और कोई भी कंपनी चाहे किसी भी तरीके की क्यों ना हो, वो मार्केट में केवल तभी टिकती है जब उसकी कॉस्ट कंप्लीट हो रही हो। आपने अगर कंपनी ने अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर की बात कर लो या किसी भी नॉर्मल शॉप की बात कर लो, अगर सामने वाले ने 1.5 लाख रुपया लगा के अपना काम शुरू किया है ना, उसके बाद अगर उस पर्सन की वो कॉस्ट कंप्लीट हो जाती है 1.5 लाख की, इट मीन वो मार्केट में टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है, अभी भी उसकी कॉस्ट वैसे की वैसे ही चलती आ रही है। तो इसका मतलब वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप कब तक नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करोगे? आपके लिए आपके बिजनेस की ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है और बिजनेस की ग्रोथ होने के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। सो ऐसी पॉलिसीज अपनाओ, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखो कि आप मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर सको, बाकी के कंपिटिटर से आप फाइट भी कर सको और आपका बिजनेस अच्छे से स्टैंड हो सके।
इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, आप एक मिनट, आपकी कंपनी की, आपके शॉप की, आपकी फैक्ट्री की, आपके स्कूल की, हॉस्पिटल की, किसी भी चीज़ की ले लो, ग्रोथ कब दिखाई देती है? जब उसकी बहुत सी ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं। एक ब्रांच आज यहाँ है, एक ब्रांच कल को और कहीं और खोल दी, कल को थर्ड ब्रांच भी खुल रही है, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर इससे ज़्यादा आपके पास वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर ज़्यादा स्टाफ आ रहा है। इट मीन जो स्कूल है वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर स्टाफ को और रखा गया है ना। तो आपकी कंपनी की या बिजनेस की ग्रोथ तब दिखाई देती है जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है, आपके वहाँ पर वर्कर ज़्यादा होने लग गए हैं, आपकी कंपनी की ब्रांचेस ज़्यादा होने लग गई हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसके रिगार्डिंग? ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। इसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी? सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम पहली बात करते हैं किसकी? सप्लाई ऑफ क्वालिटी एंड एट अफोर्डेबल प्राइजेस। इसकी अगर मैं बात करूं तो कहता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। आप सोसाइटी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करो जिनकी जो कॉस्ट है वो, जिनका जो प्राइस है वो अफोर्डेबल हो, आम इंसान भी उस चीज़ को खरीद सके। ये नहीं कि एक छोटा सा ब्रांड बनाया है आपने, 1000 रुपीज़ पर पीस उसकी प्राइस रख के आप मार्केट में सेल कर रहे हो। अरे भाई, अगर किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर कोई इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता 1000 रुपीज़ वाले को, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप मार्केट से अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उनके प्राइजेस भी अफोर्डेबल हो, कि सभी लोग उसे अफोर्ड कर सकें। इसके बाद सेकंड आता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी का मतलब होता है कि आपका एम सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो गया, ग्रोथ हो रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद भी कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा भी हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा रोटरी क्लब वगैरह के बारे में, या जो ब्लड डोनेट वगैरह कैंप लगाते हैं ना, जैसे कि ब्लड डोनेशन का कोई कैंप लगा लिया, या समाज सेवा के लिए कोई भी काम कर लिया, है ना। तो आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट डालें, ठीक है। ये सोसाइटी के लिए भी जब आप कुछ करते हो ना, जब मतलब आप अपने प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखते हो, सिर्फ सोसाइटी के लिए वो काम करते हो, तो उस टाइम पर भी उस चीज़ का आपके बिजनेस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मार्केट के अंदर एक नाम हो जाता है, एक नेम फेम मिल जाता है उस कंपनी को कि हाँ, उस कंपनी ने ये काम किया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप सोसाइटी के अंदर क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज़ को। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है, ब्रांचेस खोलो नई नई। अब डेफिनेटली अगर कंपनी अगर अपनी नई ब्रांच खोल रही है तो वहाँ पर प्रोडक्शन तो होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन करना ही नहीं है आपने तो फिर आप ब्रांच क्यों ओपन कर रहे हो, है ना। तो जब आपकी ब्रांच ओपन हो गई है, वहाँ पर प्रोडक्शन करना है, तो आपको उस प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत भी होगी। जब आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है ना, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्या कि हाँ, उस कंपनी के अंदर वर्कर्स की ज़रूरत है। तो जो लोग फ्री बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो इस चीज़ से भी आपके बिजनेस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, जो लोग बेरोज़गार बैठे थे उनको एक रोज़गार मिल गया, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो स्टूडेंट्स, कंपनी ने, बिजनेस ने अपने गोल कंप्लीट कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया, ऑर्गेनाइजेशनल जो थे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर दिया। अब बचा कौन? वर्कर्स, जो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ध्यान देना भाई, उनको अच्छी सैलरी दो। आपकी कंपनी के अंदर कोई भी वर्कर तभी काम करेगा जब उसको अच्छी सैलरी मिल रही होगी। बिना सैलरी के तो भाई कोई खून पसीना नहीं बहाता, कोई मेहनत नहीं करता। तो ज़रूरी है कि आपकी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाओ। इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड कहता है हेल्थी वर्किंग कंडीशंस। उनको हेल्थी वर्किंग कंडीशंस दो यार, कि उनको पता होना चाहिए
चाहिए कि आपका इतना फिक्स टाइम है, आपने सुबह इतने बजे आना है, शाम को इतने बजे चले जाना है, बस इसी टाइम पीरियड के बीच में आपने काम करना है, ठीक है। वहाँ पर आप कंपनी के वर्कर्स के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने काम भी करवाना है लेकिन आपकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिल रही है या अदर बोनस नहीं मिल रहा है या कुछ अदर उनके लिए फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी वो उनके लिए मिल नहीं पा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिन वर्कर से काम करवा रहे हो वो वहाँ पर खुद को सिक्योर फील करें, उनको किसी चीज़ को लेके ऐसे अननेसेसरी फील ना हो कि हाँ हमसे काम भी करवाया जा रहा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपकी कंपनी में, बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। लास्ट इसके बाद आता है गिव देम रिस्पेक्ट। वर्कर्स हैं चाहे आप उनको पर मंथ सैलरी पे कर रहे हो लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो उनको काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ है, उनको करने वाले को तो काम कहीं पर भी मिल जाएगा, वो आपके यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और कर लेगा, लेकिन इसके अंदर लॉस आपका होगा कि आपकी कंपनी का एक वर्कर यहाँ से चला गया है। उसके माइंड के अंदर एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा आपको लेके कि हाँ कि मेरा जो ओनर था मुझसे काम तो इतना करवाया, सैलरी अच्छी नहीं दी, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया, बिहेवियर अच्छा नहीं था उनका, मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस पे। बाहर जाकर वो पर्सन 4 लोगों को बताएगा कि कंपनी का ओनर तो ऐसा था, काम करवाने के लिए तो पर्सन चाहिए लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना वो उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी कंपनी के वर्कर्स को सबसे पहली चीज़ अच्छी सैलरी दो, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दो एंड थर्ड इज़ उनको रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपकी कंपनी में, बिजनेस में टिके रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी। हमने आज कंपनी का नेचर, सिग्निफिकेंसेस का मीनिंग देखा, हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देखा, इसके बाद हमने